अच्छा सर, एक्चुअली क्या है, जब चुनाव होते हैं तो कहीं ना कहीं विपक्ष के तीर भी चलते हैं और हाँ, पक्ष के तीर भी चलते हैं, इस बात आप भी जानते हैं। लेकिन यहाँ बात कर रहे हैं हम जनता की, क्योंकि जनता सुनना चाहती है हकीकत क्या है। जनता नहीं चाहती कि वो बातों में घूम जाए या उसे जो कुछ कहा जा रहा है उन चीजों में वो कहें कि बरगला कर रह जाए। वो हकीकत जानना चाहती है। हम आपसे बात करना चाहेंगे, अभी तक हिमाचल की राजनीति की जो परिपाटी रही है, 5 साल एक और 5 साल एक, बार बार बदलता है। अगर हम 2003 की बात करें, अगर आपके पास 16 थी तो उनके पास 41 थी, इस बार आपके पास 43 हैं तो उनके पास 23 हैं। कुछ कैलकुलेशन इसी तरह से बनी रहती है। तो इस बार क्या कहें, आपको उम्मीद है कि वो परिपाटी भी बदलेगी? वो जो एक मिथ बना है कि हर 5 साल बाद आजमाना है, हिमाचल की जनता हर 5 साल बाद एक पार्टी को आजमाती है, वो मिथ भी टूटेगा और एक बार जनता फिर आपके पास आएगी? वो मैं यहाँ धूमल जी चीज जोड़ना चाहूंगा, आपको क्या लगता है वो क्या वजहें हो सकती है कि वो 5 साल फिर से आपको रिपीट करें? निश्चित तौर पे मैं बताऊंगा आपको। और हमारा इतिहास मिथ्स को तोड़ने का है। 1993 में सरकार अयोध्या के कारण तोड़ी गई, लेकिन हमारे खिलाफ प्रचार हुआ, इनको ढैया लगता है, 2.5 वर्ष के बाद इनकी सरकार नहीं चलती। वो 2.5 वर्ष का टूटा सबसे पहले आप कहते हैं। तो हमने 1998 में गठबंधन की सरकार बना के 2003 तक 5 वर्ष सरकार चलाई। और उसके बाद उन्होंने कहा नहीं, ये गठबंधन में बनाते हैं। जनता पार्टी थी, जनता दल के साथ समझौता था, ये अपने हिम्मत में कभी नहीं बना सकते। 2007 में हमने नारा दिया, विशुद्ध भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और 2/3 बहुमत से हमने सरकार बनाई, 5 साल चलाई। और अब ने कहा है अब मिशन रिपीट। इस मिथ को भी तोड़ेंगे कि दूसरी बार कोई नहीं आता। पंजाब में तोड़ा है गठबंधन में आके हमने, और यहाँ हिमाचल में विशुद्ध भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बार 2/3 नहीं 3/4 बहुमत के साथ बनाएंगे। मिशन जहाँ आप बैठे हैं, इस मकान के बारे में शिमला के लोगों को पूछना मिथ क्या था, आप ही बताएं धूमल सर। यहाँ का कोई मुख्यमंत्री यहाँ पूरा टर्म कभी रह नहीं सका। डॉक्टर परमार ने खरीदा था, वो कुछ महीने के बाद हटा दिए गए। उसके बाद ठाकुर रामलाल आए, उनका कभी टर्म पूरा नहीं हुआ। शांता कुमार जी आए, उनका टर्म पूरा नहीं हुआ। वीरभद्र सिंह इसी कारण से शायद यहाँ नहीं रहते, तो उनका अपना घर है। हमें 1998 में बहुत लोगों ने कहा इस घर में जो आता है वो तो ठहर ही नहीं पाता। हमने कहा जितने दिन ठहरेंगे जनता के आशीर्वाद से और भगवान के आशीर्वाद से ठहरेंगे। 5 साल पूरे रहे, इस बार फिर 5 साल पूरे रहे, अगले 5 साल फिर यही रहेंगे। मिशन रिपीट सीएम साहब, मिशन रिपीट को लेकर जो मिशन रिपीट में था कि पुराने लोग जोड़े गए हैं, बहुत सारे ऐसे रूठे भी थे जिन्हें मनाया गया इस बार हिमाचल बीजेपी की तरफ से। मैं यहाँ शांता कुमार जी का भी नाम जोड़ना चाहूंगा। कहीं ना कहीं कुछ बार बार ऐसी खबरें आती रही कि कुछ खटपट है आप में, शांता जी में, या कुछ कहें कि नीतियां अलग हैं, अनुसरण अलग अलग तरीके से करते हैं। तो इस बार एक डर था, तो इसलिए भी पुराने लोगों के साथ जोड़ा गया कि हम सब अपनों को भी मनाएंगे और एक बार फिर से जनता के बीच जाएंगे, या कुछ और वजह थी? नहीं, शांता कुमार जी हमेशा हमारे सबसे वरिष्ठ नेता आजकल प्रदेश में कई वर्षों से हैं जी। उनके साथी अब कोई इस दुनिया में नहीं रहे जो उनके समय के थे। और शांता कुमार जी का अपना दृष्टिकोण, मुद्दों पे हमारा लोकतंत्र का अर्थ क्या है। यहाँ डिक्टेटरशिप तो है नहीं। किसी मुद्दे पर भी, किसी प्रश्न पर हमारी सोच अलग हो सकती है, हमारा दृष्टिकोण अलग हो सकता है, हमारा मतभेद हो सकता है, हमारा मन भेद नहीं है। शांता कुमार जी भी चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ बने, और उन्होंने मंचों से बार बार कहा है, हर जगह कहा है, और उनका पूरा आशीर्वाद हमारे साथ है। और मुझे पूरा विश्वास है कि उनके आशीर्वाद से, जनता के सहयोग से हम फिर सरकार बनाए। बिल्कुल। मतभेद और मनभेद की आपने बात की। मिशन रिपीट में जिस तरह से इस बार टिकट बांटे गए हैं, कुछ मनभेद भी नजर आ रहे हैं आपकी पार्टी में। हर विधानसभा क्षेत्र में हमारे पास 100 से 50 ऐसे बढ़िया कैंडिडेट्स हैं, जो कोई भी एमएलए हो सकता है, लेकिन टिकट एक है, एक को दे रहा है। मेरी नज़रों में कोई और कैंडिडेट विनेबिलिटी की ज़्यादा संभावनाएं रखता है, उनकी नज़रों में किसी और का, किसी और की नज़र में और होता है। पूरी इलेक्शन कमेटी का, लेकिन जब अंतिम निर्णय हम करते हैं तो सर्वसम्मति से करते हैं, और हमने करके दिखाया। लेकिन बहुत सारे रूठे हुए नेता हैं धूमल साहब, बहुत सारे ऐसे हैं जो कह रहे थे कि पैराशूट उम्मीदवार उन्हें दे दिए गए हैं, जो पहले यहाँ पर मौजूद ही नहीं थे। जो जमीनी नेता हैं उनकी अनदेखी की गई है। कुछ प्रेशर नेतृत्व का रहा है। अगर हम बात करें कि आप दिल्ली की बात करें, वहां से नेतृत्व का रहा है कि जो लोग उसमें बैठे हैं बाहर, वो लोग नेतृत्व में कहीं ना कहीं उनका दबाव रहा है इस बार देने में। देखिए, मैं स्पष्ट कर दूं इस बात में कि कोई टिकट बाहर के पैराशूटी नेता को हिमाचल प्रदेश में हमने नहीं दिया, नंबर 1। नंबर 2, केंद्र के किसी नेता का किसी पे कोई प्रेशर नहीं था। ये 45 की जो लिस्ट हमने डिक्लेयर की, ये सर्वानुमति से हम जो लेके गए, केंद्र ने उसी पे मोहर लगाई है। कोई चेंज एक भी नहीं हुई है। जो प्रदेश के नेतृत्व ने तय किया वही वहां माना गया और वही होगा। लेकिन धूमल साहब, जब कहते हैं कि पार्टी जब चलती है
तो बहुत सारी कहते हैं एक घर में भी अगर एक बर्तन हो खड़कते हैं, तो आपको लग रहा है कि इस बार जो खड़कन है आवाज बर्तनों की वो ज्यादा बढ़ गई है। बहुत सारी सीटों की बात करें, सोलन की बात कर लें, नाहन की बात कर लें, चंबा की बात कर लें, यहाँ काफी आजाद उम्मीदवार उतर रहे हैं आपकी पार्टी के लोग जो पहले आपके कर्मठ कार्यकर्ता थे, उन लोगों का यहाँ तक क्या नाम है? ऐसा कोई नहीं है, अभी तो नॉमिनेशन नहीं हुई। मतलब उन्होंने कहना शुरू कर दिया है आजाद? कहते हैं, कहने से पहले जब नॉमिनेशन होगी तो आपको लग जाएगा पता। यानी कि उन्हें मना लिया जाएगा? भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार रेबल उम्मीदवार के तौर पे खड़ा नहीं होगा। हम सर्वानुमति से जो लिस्ट जारी करेंगे वही लोग चुनाव लड़ेंगे, वही लोग जीतेंगे भी। बिल्कुल। और अगर हम बात करें मुद्दों की कि केंद्र में भ्रष्टाचार का मुद्दा लेकर बीजेपी ने पूरे देश में एक मुहिम चलाई, क्या हिमाचल के इन चुनाव में भी हम उसी मुद्दे को देखेंगे या हिमाचल के अपने मुद्दे हैं? हिमाचल के मुद्दे, पहला मुद्दा हमारा जो है वो हमारा विकास, जो हमने 5 वर्ष में जनता का करवाया है, आम आदमी को राहत दी है। आज प्रदेश का प्रत्येक व्यक्ति ये मानता है सरकार मेरी सरकार है, ये आम आदमी की सरकार है। कोई व्यक्ति यहाँ आ जाता है, मेरे रेजिडेंस पे आ जाए, ऑफिस में आ जाए, हम आवाज लगवाते हैं, कोई मिले बगैर रह तो नहीं गया, सबको मिलते हैं। शायद देश में कहीं ऐसा नहीं होता कि मुख्यमंत्री हर किसी को हर वक्त अवेलेबल हो। जो लाभ पहुंचाए हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि चाहे सस्ते राशन की बात हो, चाहे अटल आवास योजना की बात हो, चाहे CFL बल्ब मुफ्त देने की बात हो, चाहे अटल स्वास्थ्य सेवा योजना की बात हो, चाहे अटल यूनिफॉर्म की बात हो, हर माध्यम से आम आदमी को राहत दी है। कांग्रेस के टाइम पे 10 से 15 रुपए 5 वर्ष में बढ़े थे दिहाड़ी के, मजदूर के, हमने 75 से 150 रुपए किए, डबल किया है। जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन वृद्ध, अपंग, विधवा के लिए है वो 100 से 200 भी मैंने पिछली सरकार में की थी। 5 साल कांग्रेस रही, 1 रुपया नहीं बढ़ा। और हमने चुनाव घोषणा पत्र में उसको कहा था 200 से 400 करने का। हमें फख्र है, हमने 200 से 400 नहीं, 200 से 450 रुपए की है। जो वायदा किया था उससे ज्यादा करके दिया है। ये सारे मुद्दे हैं। जो महंगाई की मार अन्य प्रदेशों में पड़ रही है वो हिमाचल में कम पड़ रही है, क्योंकि हमने राहत दी है। डीजल पर वैट सबसे कम देश में हमने किया है, 9.6%, जो मिनिमम है। ये सारी राहतें, यानी कि विकास के मुद्दे के साथ आप जा रहे हैं, उसके अलावा पॉजिटिव वोट हम उस पर लेंगे जी। और कांग्रेस का जो नेगेटिव है, जैसे मैंने कहा इंडस्ट्रियल पैकेज जो हमें 2013 तक मिला था, वो कांग्रेस के नेतृत्व में चलने वाली यूपीए सरकार ने उसको 2010 में खत्म कर दिया। 3 साल पहले खत्म होने के कारण हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट कम हुई जी। लाखों नौजवानों को जो रोजगार मिल सकता था उससे वंचित किए गए। हमारा चावल का कोटा 18,500 मीट्रिक टन से कम करके 7,100 टन कर दिया। चीनी का कोटा हमारे पहाड़ के लोगों को, चाहे हिमाचल से अन्य राज्य थे, 1 किलो प्रति व्यक्ति प्रति माह चीनी मिलती थी, उसका कोटा कम करके 550 ग्राम कर दिया। हमारा मिट्टी के तेल का पहाड़ में हम वृक्ष भी बचाएं, वन बचाएं, पर्यावरण बचाएं, देश को बिजली दें, पानी दें, शुद्ध हवा दें। हमें महंगी गैस मिले, हमारे यहाँ उस पर बढ़ोतरी की गई, हमारी बार बार मांग करने पे उसमें नहीं दी। और मिट्टी का तेल का कोटा कम कर दिया। जो 5,411 किलोलीटर हमें मिट्टी का तेल मिलता था वो 2,000 किलोलीटर पे ले आए। हमारी फौज में भर्ती, देश में सबसे ज्यादा शहीद हमारे हुए हैं। देश का पहला परमवीर चक्र हिमाचल प्रदेश के मेजर सोमनाथ शर्मा को 1948 में मिला था। कारगिल युद्ध में 4 परमवीर चक्र दिए गए, 2 परमवीर चक्रों में से हिमाचलियों के थे। हिमाचल रेजिमेंट नहीं है। हमने जो मामला उठाया तो कहा स्टेट के नाम पे नहीं बनाते। मैंने कहा हिमाचल रेजिमेंट नहीं हो सकती, पंजाब रेजिमेंट है, जाट रेजिमेंट है, कुमायूं रेजिमेंट है, गढ़वाल रेजिमेंट है, असम राइफल्स है, बिहार रेजिमेंट है, बंगाल रेजिमेंट है, मद्रास रेजिमेंट है, मराठा रेजिमेंट है, राज रेजिमेंट है, J&K राइफल्स है। यहाँ न्याय जो है इनको लेके जाएंगे लोगों के पास। लेकिन यहाँ साथ साथ भ्रष्टाचार के आरोप आप सरकार पर लगाते हैं, अगर हम बात करें यूपीए सरकार पर बीजेपी, लेकिन हिमाचल प्रदेश की बीजेपी सरकार भी इन भ्रष्टाचार के आरोपों को झेल चुकी है। कौन सा आरोप है बताइए? अगर हम बात करें एक मंत्री साहब की, तो उन मंत्री साहब पर आरोप लगते हैं, वो अपने मंत्री पद से इस्तीफा भी देते हैं। और मैं यहाँ थोड़ी सी चीज पूरी करना चाहूंगा। सीएम साहब इस्तीफा देते हैं, उनके बावजूद इस बार उन्हें फिर से सीट दे दी जाती है, एक नई विधानसभा सीट। ये आखिर क्या है? एक सरकार पर अगर मैं यहाँ कहूंगा भ्रष्टाचार का आरोप लगता है, आप कहते हैं हम अपने इस मंत्री को भ्रष्टाचार के आरोप के चलते हम इस्तीफा ले रहे हैं, उन्हें पद से हटा रहे हैं, उसके बावजूद उन्हें फिर से टिकट दे दी जाती है, यानी कि वो फिर से जीतेंगे, फिर से मंत्री बनेंगे, तो फिर भ्रष्टाचार तो मुझे दुख है, आपकी जानकारी गलत है। उस व्यक्ति को भ्रष्टाचार के कारण नहीं हटाया गया। आरोप तो भ्रष्टाचार की लगे। भ्रष्टाचार के जो आरोप थे उन्होंने कोर्ट में केस किया, मैटर सब जुडिस है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। जिन्होंने लगाए थे आज उसके बाद उन्होंने कोई बयान नहीं दिया उसके बाद उसके जी। और वो पार्टी के काम के लिए हटे थे। पार्टी के वो जनरल सेक्रेटरी हैं, पार्टी का काम भी कर रहे हैं
और चुनाव भी लड़ रहे हैं। उनके ऊपर ये सवाल भी उठ रहे हैं कि वो पैराशूट हैं, नाहन पहुंच गए हैं सोलन छोड़ के। नाहन और सोलन बिल्कुल साथ साथ लगते हुए हैं जी। विद इन हिमाचल ही लड़ रहे हैं। यहाँ तो बहुत सारे लोग दिल्ली से जाके कहाँ लड़ते हैं। प्रधानमंत्री आसाम से राज्यसभा आते हैं। यहाँ कुछ आरोप आपके परिवार पर भी लगे हैं। हाँ, बताइए। अगर हम बात करें बाकी सीलिंग को लेकर कुछ ऐसे मुद्दे उठे हैं कई बार कि कुछ ऐसे टी बागान थे जिन्हें लेने में काफी कोताही बरती गई, कानून की धज्जियां उड़ी, उसे लेकर कुछ कहेंगे आप? कोई एक केस लाइए, ये मामले इन्होंने विधानसभा में उठाए थे। मैंने वही कहा था हम निष्पक्ष जुडिशियल जांच, आज वाड्रा के बारे में जो लगे इल्जाम उनकी क्या बात हो रही है कि जुडिशियल जांच हो, हमने वो विधानसभा में कहा हाई कोर्ट के जज से करवाएंगे। उसी दिन लेटर लिखा चीफ जस्टिस को, उन्होंने बहुत सीनियर रिटायर्ड जस्टिस डीपी सूद को हमें दिया, जस्टिस सूद कमीशन बना। आप सुन के हैरान होंगे, एक भी एफिडेविट नहीं आया किसी के खिलाफ, एक भी एफिडेविट नहीं आया। और फिर हमने कहा एफिडेविट देने से डरते हैं कि सिंपल एप्लीकेशन पे इंक्वायरी कर लो। इवन देन देयर वाज नो लेटर। और जो केसेस आए उन्हें सब कांग्रेस वालों के केसेस हैं। और जो अपार्टमेंट एक्ट था वो कांग्रेस सरकार के टाइम पास हुआ, हमने विरोध किया था विधानसभा में, बिना चर्चा के उन्होंने जबरदस्ती पास किया। और उसमें 61 परमिशन आज तक मिली हैं, उनमें से 49 परमिशन कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम दी गई थी। ये सारा जो कुछ हुआ वो उनके टाइम हुआ है। हम तो आज भी चैलेंज करते, आओ हम लोकायुक्त को हमने स्ट्रेंथन किया है, वहां जाओ, लोकायुक्त के पास जाओ, केस है तो सामने लाओ। केवल कोरी बातें करके मेरे ऊपर पिछली बार आरोप लगा दिया था एक सज्जन ने, हमने दावा किया अभी वो केस भुगत रहा है। अब कहता है मैंने ऐसा नहीं कहा था, मीडिया ने गलत दे दिया। देखिए मीडिया का मैं एक चीज बहुत साफ करना चाहूंगा सीएम साहब, मीडिया जनता की आवाज होती है। जनता जो जानना चाहती है मीडिया उसे आप लोगों के माध्यम से जनता तक पहुंचाती है, चाहे वो हकीकत है, चाहे वो जो भी आप लोग बताते हैं। जनता सच सुनना चाहती है। जनता चाहती है कि उसकी जो जरूरतें हैं, उसकी जो रोजमर्रा की जरूरतें हैं, उसकी सबसे बड़ी जरूरत जो पेट भरना है, जो रोजगार है, वो पूरा हो, और उसके लिए वो आप लोगों को चुनकर भेजती है। और उसके लिए वो एक अधिकार मीडिया को देती है कि वो पूछ सके उनके उन सवालों को जो शायद वो आप तक नहीं आ पाते पूछने। आप सुन के हैरान होंगे, 10 साल हो रहे हैं मुझे चीफ मिनिस्टर बने हुए जी। हमने कभी प्रेस, आपके जो लोग यहाँ से पता कर ले, मीडिया से पता कर ले, हमने कभी कंट्राडिक्शन इशू नहीं की। हमने कहा जानकारी अगर नहीं तो प्रॉपर जानकारी दो जी। हमारा कम्युनिकेशन गैप रहा होगा। बिल्कुल। हम किसी आलोचना से नहीं डरते, ना मीडिया की आलोचना से डरते, ना जनता की आलोचना से डरते, ना विपक्ष की आलोचना से डरते हैं। और कहा भी है निंदक नेरे राखिए। बिल्कुल। और आलोचना करने वाला नजदीक रहेगा तो आपकी गलतियां पॉइंट आउट करेगा, गलती होगी तो सुधार करेंगे। और लोकतंत्र की और गलती नहीं होगी तो जनता को सही जानकारी मिलेगी। और मैं तो विपक्ष वालों को कहता हूँ, कांग्रेस वालों को विधानसभा में कहता हूँ कि निंदक नेर राखिए, तुम नजदीक रहो, आलोचना के काबिल ही रहो, आलोचना करते रहो, हम शासन में रहे, जनता की सेवा करते रहे। बिल्कुल। लेकिन यहाँ परिवारवाद की अगर बात की जाए, लगातार बीजेपी के तमाम नेता, चाहे वो केंद्र के नेता हैं, चाहे प्रदेश के नेता हैं, यूपीए पर, कांग्रेस पर आरोप लगाते रहे कि परिवारवाद को बढ़ावा मिलता है। लेकिन इस बार ये आरोप बीजेपी पर भी है कि आप अपने पुत्र जो सांसद हैं अनुराग ठाकुर जी, उनको बढ़ावा देते हैं, उनको आप आगे बढ़ाने के लिए, उन्हें जगह जगह और ज्यादा सुविधाएं देने के लिए, उनके क्षेत्र में सुविधाएं देने के लिए आप ज्यादा उत्सुक रहते हैं या ज्यादा सुविधाएं दी जाती हैं? मुझे लगता है मीडिया में खोजबीन करनी चाहिए, पूरा इतिहास भी करना चाहिए। आपको पता, पहले नंबर 1 बता दूं, अनुराग ठाकुर की कोई रुचि नहीं थी राजनीति में जी। मेरे किसी चुनाव में उन्होंने कभी काम नहीं किया। वो सिर्फ क्रिकेट खेलते थे, क्रिकेट के लिए काम करते थे जी। जब कांग्रेस सत्ता में आई तो उनके खिलाफ कहीं केस चेन्नई में किया गया, कहीं कोलकाता में किया गया, कहीं दिल्ली में किया गया, कहीं हिमाचल हाई कोर्ट में किया गया जी। और लगातार वो संघर्ष करते रहे। हम विपक्ष में थे, हम कोई मदद भी नहीं कर सके। कमल साहब, जनता के पास अब आपको जाना है, फैसला जनता को करना है। 5 साल आपने जो जनता को दिया है, अब कहें कि उस फसल को काटने का वक्त अब आपके पास है। अगर उस पर अच्छे फल लगे हैं और रसदार हैं और उसमें से जूस निकला है तो जनता आपकी थाली में जरूर अपने वोट की वो रखेगी। लेकिन फिर भी यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि जनता हर बार उम्मीद रखती है कि जिसे चुन के भेजें वो आए और कुछ ऐसे वादे करके जाए जो पूरे हो सके। तो आपको क्या लगता है इन 5 सालों में वो कौन से वादे रह गए जो पीछे छूट गए? मैं नहीं कहता कि तमाम वादे छूट गए, कुछ ऐसी चीजें जरूर होंगी जो अभी अधूरी हैं, जो पूरी होनी बाकी हैं। और या वो क्या चीजें हो सकती हैं कि जनता आपको क्यों आखिर चुन के भेजे? अगर मैं 3 चीजें पूछूं प्रायोरिटी के आधार पर तो वो क्या हो सकती हैं? हमने वायदों से बढ़कर काम किया है। तो जनता के पास जब जाएंगे, पहला जो आप कह रहे हैं क्या 3 मुद्दे होंगे, पहला मुद्दा होगा कि ये सरकार, आम आदमी की सरकार, और आम आदमी का एक विश्वास, ये सरकार जो कहती है उससे ज्यादा बढ़कर काम करती है। दूसरा सर, दूसरा मुद्दा जो हमने करके दिखाया, जो लाभ हर व्यक्ति, हर परिवार को पहुंचाया है,
वो जो पहले सरकार का होता था कि सरकार ने बोल तो बहुत दिया, चुनाव के दिनों में बड़े वायदे होते हैं, इम्प्लीमेंट कुछ नहीं होता। तो हमने, क्योंकि 2003 में कांग्रेस ने जो वायदा किया था, हर घर से एक व्यक्ति को रोजगार देंगे, और 3,386 लोगों को 5 साल में रोजगार दिया था। तो एक विश्वास है, सरकार जो कहती है वो करती है। और तीसरा, जो महंगाई की मार पड़ रही थी उससे बचाया भी है। और चौथा भी साथ में जोड़ देता हूं, जो केंद्र ने अन्याय हमारे साथ किया है उसको लेके भी हम जाएंगे। जो हिमाचल के साथ अन्याय हुआ उसके खिलाफ भी लड़ाई। समय से बहुत पहले करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ बातचीत में रहे सीएम साहब, और हम उम्मीद करते हैं कि जनता अब आपका फैसला करेगी, जनता को इनका ताज किसके सर सजाना है। और साथ साथ मैं यहाँ भी ये भी कहना चाहूंगा कि जनता की उम्मीदें बहुत छोटी होती हैं। जनता सिर्फ इतना चाहती है जिसे वो चुनकर भेज रही है वो उनकी उम्मीदों पर खरा उतरे, उनकी बातों को सुने और उन्हें जो जरूरत है उसे पूरा करे। और हर बार चुनाव के रण में, जब युद्ध में अगर मैं कहूं कि सेनाएं तैयार होती हैं, तो दोनों तरफ से तरकश से बाण भी चलते हैं और फैसला करना होता है जनता को कि कहीं वो तो इन बाणों में पिस नहीं रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वादे की तश्तरी में सिर्फ दावा परोसा जा रहा है और वो मुंह का निवाला नहीं बन पा रहा। फैसला जनता को करना है, क्योंकि जनता सरकार चुनती है। जनता को इस बात का फैसला करना है कि किसे चुनकर भेजना है, किसके हाथों में अपनी बागडोर सौंपनी है, कौन उन्हें आगे ले जा सकता है, कौन उन्हें विकास दिला सकता है। फिलहाल हम यहाँ छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद बीएमएचओ न्यूज पर खबरों का सफर बदस्तूर जारी रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सीएम साहब, आप हमारे इस खास कार्यक्रम। बहुत धन्यवाद, आप आए और शिमला का आनंद भी लिया और बातचीत भी हुई। बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद।